चलिए स्टार्ट करें नया चैप्टर अपना। आप चैप्टर का नाम लिखें मटेरियल कॉस्टिंग। चैप्टर का नाम लिखें मटेरियल कॉस्टिंग। मटेरियल कॉस्टिंग। मैं आपको बताता हूं इस चैप्टर में आपको एग्जाम में केस सिनेरियो आ सकता है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा केस सिनेरियो न्यू क्लास, सबसे ज्यादा केस सिनेरियो हमारे जो नोट्स हैं उसमें मटेरियल चैप्टर के अंदर ही है सबसे ज्यादा केस सिनेरियो। तो इस पे आने के बहुत ज्यादा चांसेस है 10 मार्क का। अगर केस सिनेरियो नहीं आया मान लो तो एक एमसीक्यू आ सकता है, सिर्फ एक 2 नंबर का। यह भी जरूरी नहीं है आए, आने को सिर्फ एक एमसीक्यू 2 मार्क का आ सकता है। अदरवाइज प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन की जो वेटेज होगी वो 5 to 7 मार्क्स होगी। तो ऐसा हो सकता है केस सिनेरियो नहीं आया तो एक एमसीक्यू आ गया 2 नंबर का और 6 नंबर का प्रैक्टिकल आ गया। 2 और 6 कितना हो गया? 8। इसके अलावा थ्योरी ऑप्शनल, कंपल्सरी नहीं आएगी, ऑप्शन में आएगी। और कितनी? 5 मार्क्स। इस थ्योरी आने के लेस चांसेस हैं, बट सारी थ्योरी क्लास में लिखवाई जाएगी भले एग्जाम में ना आए, वेरी लेस चांस। तो अगर आप मेरे से पूछे तो इसमें क्या आएगा तो मैं आपको बता सकता हूं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा। ऑल्दो केस सिनेरियो इस पे बहुत है बट नहीं आएंगे, उसका रीजन बताऊं क्या? नए कोर्स में 3 बार एग्जाम हुआ है, उसमें मटेरियल चैप्टर से केस सिनेरियो आ गया है।
अब कॉस्टिंग में 12-13 चैप्टर्स हैं, तो हर चैप्टर से पूछा जाएगा, तो मटेरियल का तो ऑलरेडी कवर हो चुका। रिपीटिशन तो तब हो जब हर चैप्टर का एक एक बार आ जाए, तो इसीलिए मटेरियल से केस सिनेरियो आने का चांस कम है। बट अगर आ भी जाएगा तो आपको सब यहां सिखाएंगे, कर सकते हैं। सो 1 MCQ एंड 1 प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये एक्सपेक्टेड है आप लोगों के एग्जाम के अंदर। अब चैप्टर है मटेरियल, इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या। जो रॉ मटेरियल होता है, कोई भी कंपनी जब खरीदती है तो उसका प्रोसेस क्या होता है, एक तो आपको वो बताएंगे, वो थ्योरी है। उसके बाद जब आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो कितना खरीदें, बहुत ज्यादा खरीद लें साल भर का, या 6 महीने का, या 1 महीने का, एक बार में कितना खरीदें। इसके अलावा रॉ मटेरियल कब खरीदना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि खत्म हो गया फिर मंगवा रहे हो। अगर खत्म होने पे मंगवाओगे फिर तो आपको 2-3 दिन आने में लगेंगे, खाली बैठना पड़ेगा। तो कम से कम कितना सामान हो कि हम ऑर्डर प्लेस कर दें जिससे कि हमें टाइमली उसकी डिलीवरी मिल जाए। तो मटेरियल कब मंगवाना चाहिए। इसके बाद जब मटेरियल आ जाता है तो उसको स्टोर कैसे करते हैं जिससे कि लॉस कम से कम हो। फिर मटेरियल को इशू करते हैं फीफो लीफो लगाकर। मटेरियल रिसीव होता तो उसकी कॉस्टिंग करते हैं कि कितने का पड़ा। तो ये सारी चीजें इस टॉपिक के अंदर सीखेंगे। मटेरियल रिसीविंग की कॉस्ट निकालना, फीफो लीफो, स्टोरिंग कैसे करते हैं, लॉस से कैसे बचाते हैं, ऑर्डर कैसे करते हैं, कितनी क्वांटिटी मंगाए और कब मंगवाए, ये सारी चीजें इस टॉपिक के अंदर हैं। हम सबसे पहले शुरू करेंगे कॉन्सेप्ट 1। लिखिए, मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर लिखिए। द टर्म प्रोक्योरमेंट मीन्स purchase of raw material, purchase of raw material। ये एक थ्योरी कॉन्सेप्ट है जिसको मैं एक डायग्राम की मदद से आपको सिखाऊंगा। आप मेरे साथ कॉपी नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कितना स्पेस आपको चाहिए। अब मेरे साथ साथ करेंगे तो हो सकता है आपका पेज छोटा पड़ जाए, डायग्राम बड़ा हो जाए। तो पहले आराम से उसको देख के समझ लो, बाद में आपको कॉपी करना है। देखिए, जैसे एक कंपनी है LG, उस कंपनी के पास एक डायरेक्ट ऑर्डर आता है एक कस्टमर से, उसको 5000 LED टीवी चाहिए। इस कस्टमर के काफी सारे होटल्स हैं, अब होटल के हर कमरे में टीवी लगाने के लिए इसको टीवी चाहिए। तो ये विजय सेल्स पर या आम दुकान पे नहीं जाता, सीधा कंपनी को अप्रोच करता है, क्योंकि इसको मालूम है कंपनी मेरे को अटेंड करेगी। एक तो मैं बड़ा कस्टमर हूं, क्वांटिटी ज्यादा मांग रहा हूं, और मेरे को फायदा भी है, कॉस्ट कम बैठेगी क्योंकि मिडलमैन गायब हो गए। तो इसने LG कंपनी को 5000 LED टीवी बनाने के लिए बोला। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। जो ये कस्टमर होता है जिसको 5000 टीवी चाहिए, जब ये LG कंपनी में जाएगा तो वहां 5000 टीवी की जो रिक्वायरमेंट है वो किसको बोलेगा जाकर? मैनेजर कौन सा? देखिए, कंपनी में एक होता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, या प्लानिंग डिपार्टमेंट। इंजीनियरिंग या प्लानिंग। तो LG कंपनी में जाओ और सीधा पूछो जी प्लानिंग डिपार्टमेंट कहां है या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कहां है। उस डिपार्टमेंट में आप जाके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो इसने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब ये कहते हैं भी ठीक है, आपका ऑर्डर लिख लिया है,
हम आपको सामान दे देंगे 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद, अब तुम जाओ, हमें तैयारी करने दो। तो कस्टमर निकल जाएगा वहां से। अब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, कंपनी में एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसको कहेगा 5000 टीवी बनाने का ऑर्डर आया है, तेरे को 5000 टीवी बनाने हैं और इसको बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए वो भी हम तेरे को बताएंगे, क्योंकि प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम प्लान बनाने का होता है। वो कहते हैं 5000 टीवी को बनाने के लिए तेरे को चाहिए 5000 पिक्चर ट्यूब, 5000 स्क्रीन, 15000 आईसी, 1 लाख सॉकेट, इतने मीटर वायर, इतने प्लग, ये वो हमें क्या मालूम क्या चीजें चाहिए, लेकिन मैंने आपको फिर भी 2-4 चीजों के नाम गिनवा दिए। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, एक पेपर पे लिखेगा 5000 टीवी बनाने हैं, उसके नीचे लिखेगा उसके लिए यह सामान आपको चाहिए, और वो पर्चा किसको दे देगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। उस पर्चे को बोलते हैं बॉम। इसका फुल फॉर्म है बिल ऑफ मटेरियल। तो बिल ऑफ मटेरियल में क्या लिखा होता है, कितना बनाना है और बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जब बॉम आएगा वो देख लेगा 5000 टीवी बनाने हैं और रेडी इंफॉर्मेशन है, ये सामान चाहिए, सोचने पूछने की जरूरत ही नहीं है इसको, बस सामान फटाफट इकट्ठा करे, बनाना शुरू करे। बॉम्ब से मेरे को एक बात याद आ गई, पहले मैं आपको बताता हूं फिर आगे लेके चलूंगा। एक तुम्हारा एग्जांपल ले लें जरा, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, चलिए, इसको मैंने पहले ही पूछा था, कह रहे मैं नहीं मानता। इसके जैसा एक लड़का एक किसी जैसे शहर में रह रहा है, तो वहां पे आज एक खबर आती है कि उस शहर में कुछ आतंकवादी घुस गए हैं और वो किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो पुलिस वाले कहते हैं कि हम उसके पोस्टर लगा रहे हैं, आप सभी लोग थोड़ा सचेत रहें, आपको कहीं नजर आए तो आप हमें बताएं। तो एक खबर इसने भी सुनी, पढ़ी, उसके बाद ये कहीं घूमने के लिए मार्केट में निकल गया, बाजार में निकल गया। अब जैसे ही बाजार में गया, वहां पे इसने एक मिडिल एज वुमेन को देखा, आंटी को देखा, और जब इसने उसको देखा तो ये उसको देखता ही रहा। अब क्योंकि ये तो बगैर किसी काम के गया था, तो इसकी नजरें उस आंटी का पीछे ही ना छोड़े। तो जैसे आंटी जिस दुकान में जाए, ये बार बार उसको देखता रहे, फिर दुकान के बाहर खड़ा हो जाए, फिर कहीं और जाए, उसको देखे, मतलब एक तरह से उसका पीछा सा करने लगा और उसी को देखता रहा। 1-1.5 घंटे के बाद ये यहां खड़ा हुआ था। अब आंटी यहां किसी दुकान से निकली तो बेंच था एक, वो बेंच पे आके बैठ गई, ये अपना ऐसे हाथ बांध के ऐसे, और उसको देखता रहा। अब थोड़ी देर के बाद इसने देखा पीछे से ना एक आदमी आ रहा है, उसने पूरे मुंह पे गमछा सा बांध रखा है, सिर्फ आंखें दिख रही हैं उसकी। तो उसके हाथ में 2 थैले हैं। अब ये आंटी को देखे, उस आदमी को देखे, तो वो आदमी बहुत धीरे धीरे आता है पीछे की तरफ से, और आंटी जिस बेंच पे बैठी है उस पे अपने दोनों थैले रख देता है, और जैसे अपने दोनों बैग रखता है आंटी के साथ, मुड़ता है और तेजी से भाग जाता है। तभी इसके दिमाग में स्ट्राइक करता है, अरे हमारे शहर में तो कोई आतंकवादी घुस गए हैं, किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। जैसे वो भागा, ये चिल्लाता है आंटी को देख के, आंटी बॉम्ब, आंटी बॉम्ब, आंटी बॉम्ब। अब आंटी इसकी तरफ देखती है, खड़ी होती है, इसको कहती है, हट पगले, बॉम्ब तो मैं जवानी में हुआ करती थी। आइए, तो ये वो वाला बॉम्ब नहीं है, ये बॉम्ब है, बॉम्ब, बिल ऑफ मटेरियल। अब तो इंजीनियरिंग
डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या देता है? बॉम्ब। अब वहां पर एक स्टोर डिपार्टमेंट होता है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करता है, भाई ये सामान मेरे को चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, तो तू मेरे को ये इशू करके दे। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट से सामान मांगता है, इसको बोलते हैं MRN, मटेरियल रिक्विजन नोट। मींस ही इज मेकिंग अ रिक्वेस्ट, रिक्विजन, ही इज मेकिंग अ रिक्वेस्ट कि आप मेरे को ये सामान इशू करके दें, मेरे को प्रोडक्शन करना है। इतना फॉर्मल इसलिए होता है बड़ी बड़ी कंपनीज में। बहुत बार देखा गया प्रोडक्शन वाले ने बोला सामान दे दे, स्टोर वाले ने दे दिया, उसने प्रोडक्शन वाले ने कुछ खराब कर दिया, कुछ घर ले गया, अगले दिन कहते स्टोर वाले ने मेरे को दिया ही नहीं, कम दिया है। अब मालिक स्टोर वाले को लड़ रहा है, स्टोर वाला कहता है मैंने तो उसको दिया था, वो झूठ बोल रहा है। तो अभी क्या सारी चीजें ना ऑन रिकॉर्ड है, आपको जो सामान चाहिए राइटिंग में मांगो, उसके हिसाब से हम आपको देंगे, कोई भी मुकर नहीं सकता। तो उसने MRN दिया। अब स्टोर वाले ने देखा है तो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, आधा सामान तो मेरे पास इसमें से है ही नहीं। तो कंपनी में एक परचेज डिपार्टमेंट होता है। स्टोर डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को PR देता है, परचेज रिक्विजन। मींस ही इज मेकिंग अ रिक्वेस्ट इन राइटिंग टू परचेज डिपार्टमेंट, आप बाजार जाएं और ये सामान खरीद के लेकर आए। अब परचेज डिपार्टमेंट के पास रिक्वेस्ट आती है। तो कुछ सप्लायर्स हैं जो ये सामान रखते हैं। तो परचेज डिपार्टमेंट हर एक सप्लायर को बोलता है आप मेरे को RFP दें। RFP इज रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। एक प्रपोजल बना के दें कि ये सामान आप मेरे को कितने में दे सकते हैं, कब दे सकते हैं, कौन सी कंपनी में दे सकते, कौन सी कंपनी का दे सकते हैं, ब्रांड क्या होगा जो मटेरियल आप मेरे को देंगे। तो सारे सप्लायर क्या करते हैं, इसको अपनी कोटेशंस दे देते हैं, जैसे टेंडर होता है ना, कोटेशंस दे देते हैं। अब परचेज डिपार्टमेंट सबकी कोटेशंस देखता है, उसमें भी लिखा होता है कब सामान देंगे, क्वालिटी क्या होगी, एवरीथिंग। उसके बाद जो उसको सही लगता है उसको ऑर्डर प्लेस कर देता है। अब सप्लायर को ऑर्डर आ गया, एक सप्लायर सिलेक्ट हो गया। अब सप्लायर चाहता है कि नई नई कंपनी का काम है, पहले पैसे मिल जाए उसके बाद सामान दूंगा। तो कंपनी में एक कॉस्ट अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, या अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं। सप्लायर इसको परफॉर्मा इनवॉइस देता है। परफॉर्मा इनवॉइस का मतलब है एक तरह से कच्चा बिल। भाई आपकी कंपनी से ऑर्डर आया है, ये सामान मांग रहे हैं, ये उसका अमाउंट बनता है, इतना टैक्स लगेगा, अब आप देख के जरा मेरे को पेमेंट कर दें, अगर आप कर दो तो मैं सामान भेज दूं। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है सप्लायर को पेमेंट कर देता है। अब सप्लायर को पैसे आ जाते हैं, थोड़ा रहेगा, सप्लायर गुड्स पैक करता है और डिलीवर कर देता है। गुड्स सप्लाइड विद इनवॉइस, इनवॉइस भी दे देता है। जैसे स्टोर को गुड्स आते हैं, स्टोर कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को कहता है भैया आपने जिसके पैसे दिए थे ना वो सामान हमें रिसीव हो गया है, तो अब आपको चिंता की कोई बात नहीं है। GRN, गुड्स रिसीव नोट, GRN दे देता है। कई बार ऐसा होता है जो सामान आता है उसमें कुछ डैमेज होता है, खराब होता है, गलत आ जाता है, ज्यादा आ जाता है, नहीं चाहिए तो वापस जाता है, तो स्टोर वापस कर देता है। लेकिन उसकी जानकारी एक तो वो कॉस्ट अकाउंटेंट डिपार्टमेंट को देता है, इसलिए क्योंकि आपने पैसे जो दिए हैं वो सारे सामान के दिए हैं, मैंने कुछ वापस कर दिए हैं।
अब या तो उससे पैसे लो या अगली बार एडजस्ट करना। और इसकी जानकारी इसको भी देता है, भाई मैंने कोरियर से तुम्हारे सामान भेज दिया है, ये सारे आइटम आएंगे, मिला लेना 2-4 दिन के अंदर, वो मेरे को नहीं चाहिए। तो इसको बोलते हैं MRN, मटेरियल रिटर्न नोट, मैं आपको वापस कर रहा हूं। तो ये प्रोसेस होता है बड़ी कंपनी में मटेरियल को खरीदने के लिए। कुल मिला के अगर देखें, सबसे पहले कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को, इंजीनियरिंग प्रोडक्शन को बॉम्ब देता है, प्रोडक्शन स्टोर से इशू की रिक्वेस्ट करता है, स्टोर के पास सामान नहीं है तो परचेज वाले को बोलता है खरीद के ला, परचेज वाला दुकान वालों जो होते हैं उनको बोलते हैं सब अपना अपना प्रपोजल मेरे को दो, सब कोटेशन देते हैं, उसमें से बेस्ट को सिलेक्ट करते हैं, फिर सप्लायर अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कच्चा बिल देता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट पैसे दे देता है, सप्लायर सामान बिल दे देता है, और स्टोर वाला अकाउंट्स को बताता है कि सामान आ गया है। अगर कुछ कमी है, कुछ वापस कर दिया, तो इसकी जानकारी वो दो लोगों को देता है। यह है मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। समझ आती बात है? अब एग्जाम में इसके ऊपर दो तरह से एमसीक्यू आ सकते हैं। पहला, बॉम्ब की फुल फॉर्म बताओ। नीचे लिखा होगा बिल ऑफ मटेरियल, बिल ऑफ मेमोरेंडम या बाउंस ऑफ मटेरियल, ऐसे 4 नाम दे देंगे। आपको पता है बिल ऑफ मटेरियल, आप ऐसे उसमें से करेक्ट निकाल देना। दूसरा आ सकता है बॉम्ब इज इशूड बाय इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, बॉम्ब इज इशूड टू, 4 ऑप्शन दे देंगे। तो ये आपको डायग्राम आता होगा, एनी टाइप ऑफ एमसीक्यू यू कैन डू। तो अभी आप इसको कॉपी कर लो, जो इनकी फुल फॉर्म्स है वो मैं बाद में लिखवाऊंगा, अभी थोड़ी देर के बाद। ठीक।
ये कॉपी कर लिया आपने। अब इनकी जो फुल फॉर्म है वो मैं लिखवाऊंगा, एक टेबल बना के देखिए कुछ इस तरह से। कॉपी कर लें इसको। आइए डॉक्यूमेंट सबसे पहले लिखे यहाँ पे बॉम्ब, डॉक्यूमेंट लिखे बॉम्ब। अब इसकी फुल फॉर्म लिख लें बिल ऑफ मटेरियल। बॉम्ब फुल फॉर्म लिख लें बिल ऑफ मटेरियल, बिल ऑफ मटेरियल। इशूड बाय में लिखें, इशूड बाय कौन करता है, लिखो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और इशू 2 में क्या लिखेंगे, ठीक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मीनिंग में लिखें स्पेसिफाइंग, स्पेसिफाइंग क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड, specifying quantity to be produced and quantity of raw material required, and quantity of raw material required for such production, and quantity of raw material required for such production, for such production। ठीक है जी, बॉम्ब क्लियर। नेक्स्ट एमआरएन, एमआरएन फुल फॉर्म लिख लो मटेरियल रिटर्न्ड नोट, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मटेरियल रिक्विजन नोट, मटेरियल रिक्विजन नोट, मटेरियल रिक्विजन नोट। इशूड बाय इशू 2 में बताएं क्या क्या आएगा, प्रोडक्शन और स्टोर्स, ठीक है प्रोडक्शन और स्टोर्स, ठीक है। प्रोडक्शन एंड स्टोर्स, इशूड बाय इशू 2। अब मीनिंग में लिखें रिक्वेस्टिंग स्टोर डिपार्टमेंट, रिक्वेस्टिंग स्टोर डिपार्टमेंट for issue of material, for issue of material for desired production, for desired production, for desired production। नेक्स्ट लिखें पी आर, पी आर, पी आर कौन देता है, स्टोर, किसको, परचेज को, परचेज को लिख दो स्टोर और परचेज। लिखें रिक्वेस्टिंग परचेज डिपार्टमेंट, रिक्वेस्टिंग परचेज डिपार्टमेंट फॉर purchasing of material from market, for purchasing of material from market। परचेज रिक्विजन, इसका फुल फॉर्म है परचेज रिक्विजन।
for purchasing of material from market. Next, RFP, request for proposal. RFP issued by में क्या लिखेंगे? Purchase and issued to suppliers लिखें। RFP का फुल फॉर्म होता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। इसका मीनिंग लिखें, परचेज डिपार्टमेंट रिक्वेस्टिंग each supplier to submit quotation next, GRN फुल फॉर्म है गुड्स रिसीव नोट। इशूड बाय में क्या लिखें? और 2 में, ठीक है, स्टोर्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। इन्फॉर्मिंग कॉस्ट डिपार्टमेंट या कॉस्ट अकाउंट डिपार्टमेंट, इन्फॉर्मिंग कॉस्ट अकाउंट डिपार्टमेंट फॉर रिसीव ऑफ गुड्स फ्रॉम सप्लायर, फॉर रिसीव ऑफ गुड्स फ्रॉम सप्लायर। लास्ट लिखें MRN, मटीरियल रिटर्न्ड नोट। इशूड बाय में क्या लिखेंगे? स्टोर्स। और इशूड टू में 2 लिखेंगे, कॉस्ट अकाउंट डिपार्टमेंट एंड सप्लायर। दो नाम लिखेंगे वहां पर, कॉस्ट अकाउंट एंड सप्लायर लिखे इसके अंदर। Informing about goods returned to supplier. Informing about goods returned to supplier. Goods returned to supplier. ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था मटेरियल टॉपिक में जो कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड शुरू कर रहे हैं विच इज फुली प्रैक्टिकल, EOQ। कॉन्सेप्ट 2 लिखें, EOQ। ये पूरा प्रैक्टिकल है, यहां से क्वेश्चन बहुत आता है। इसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देखिए, एक कंपनी है, थोड़ा सा जवाब दीजिएगा जरा, अभी नोट नहीं करना। यहां से साल शुरू होता है और यहां खत्म होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब 1 अप्रैल था, उसने ये कहा मेरे को इस पूरे साल में जो प्रोडक्शन करना है वो 12 लाख यूनिट्स करना है और हर महीने 1 लाख चाहिए, तो पूरे साल में 12 लाख हो गया। अब इसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो 36 लाख केजी चाहिए, 36 लाख केजी। तो इसका मतलब 1 महीने में कितना चाहिए? 3 लाख केजी, 3 लाख। और 1 दिन में कितना चाहिए? 1 महीने में 3 लाख चाहिए, डिवाइड बाय 30 कर दो, 10,000 केजी। तो इन्होंने हमसे पूछा है ये रॉ मटेरियल हमें चाहिए,
तो हम एक बार में कितना खरीदें? क्या हम साल के पहले दिन पूरा 36 लाख खरीद कर स्टोर में रख दें और वहां से निकाल निकाल कर फिर इस्तेमाल करते रहें, या हम थोड़ा थोड़ा करके खरीदें, जब खत्म हो जाए फिर, जब खत्म हो जाए फिर, ऐसे? तो आपको क्या लगता है, वन टाइम खरीद लें या थोड़ा थोड़ा खरीदें? दोनों आंसर आए हैं, किसी ने वन टाइम बोला, किसी ने थोड़ा थोड़ा। तो जो वन टाइम बोल रहे हैं पहले बताइए ऐसा क्यों? एक अजम्पशन हम मानेंगे, चाहे 1 किलो लो या 36 लाख किलो, प्राइस सेम रहेगा। तूने तो पहले भी थोड़ा थोड़ा बोला था। मैंने सुना। फिर तो ठीक है, फिर सही है। तो ये कह रहे जी पूरा तो लेना ही नहीं, फिर थोड़ा थोड़ा लो। अब सवाल है कितना कितना थोड़ा ले, ये बताओ। 5 किलो ले एक बार में, 5 किलो नहीं, ज्यादा नहीं इससे। कितना? 50,000 किलो, 5 लाख किलो, कितना ले एक बार में? एक बार में कितना ले बताओ? 36 लाख चाहिए पूरे साल में, तुम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कितना लेना है। पर मंथ 3 लाख, इनका कहना है जी 3-3 लाख ले लो। चलिए एक आंसर हमारे पास आ गया, 3-3 लाख ले लो। कोई और आंसर? और कोई आंसर नहीं है। चलो तुमसे पूछते हैं, तुम कह रहे हो 3 लाख ले लो, इसके पीछे कोई तुमने बेस लगाया या तुम्हारे मन ने कहा? मन ने कह दिया, लेकिन कोई तो वजह होनी चाहिए कि 3 लाख क्यों? कोई 3.5 भी कह रहा है। लेकिन पर मंथ तुम कह रहे हो तो 2 महीने का एक साथ मंगा लो, पर क्वार्टर भी तो मंगा सकते हो, क्या दिक्कत है? हाँ कुछ भी तो वो तो मैं कह रहा हूं कुछ भी कर सकते हो, कोई बेस तो होना चाहिए कुछ भी करने का। मान लो पेरिशेबल नहीं है, अब बताओ कितना? रोज तुम्हें बता दिया 10,000 चाहिए, महीने में 3 लाख चाहिए, साल में 36 लाख चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूं, ये जो आपका डिसीजन है, ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है। एक होती है कैरिंग कॉस्ट और एक होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। पहले इसको समझते हैं, कैरिंग और ऑर्डरिंग। मान लो आप थोड़ा थोड़ा मंगाते हो, थोड़ा थोड़ा यानी कि कितना हो गया? एक बार में 10, 15, 20,000, 40,000, 50,000, क्योंकि 36 लाख के सामने तो थोड़ा ही है। पूरे साल में 36 लाख चाहिए का, चलो एक बार में 50, 60, 70,000 मंगा लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा मंगाते हो ना, इसमें आपको एक फायदा है, एक नुकसान है। फायदा क्या है बताता हूं। अगर थोड़ा मंगाओगे तो थोड़े को तो कहीं पे भी स्टोर कर सकते हो, उसके लिए कोई अलग से जगह नहीं चाहिए, कहीं भी किसी कोने में लाके पटक दो, इस्तेमाल करो, खत्म हो तो दोबारा ले आओ। तो थोड़ा थोड़ा मंगाने में जो आपकी कैरिंग कॉस्ट है ना, वो कम लगेगी। कैरिंग कॉस्ट क्या होती है? इन्वेंट्री को स्टोर करने के लिए चाहिए, उसमें कोई पैसे फालतू तो लगेंगे नहीं, और थोड़ा खरीदने के लिए फंड्स भी ज्यादा नहीं चाहिए, तो कैरिंग कॉस्ट लगेगी कम, लेकिन ऑर्डरिंग लगेगी ज्यादा। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? ऑर्डर देने की कॉस्ट और उसको रिसीव करने की कॉस्ट। समझने के लिए ऐसा मानो, जब आप स्विगी से, जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हो तो वो डिलीवरी चार्ज लगाता है, ठीक है। अगर आप Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा से मंगा रहे हो तब भी वो लगाता है। तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ऑर्डरिंग। अगर आप मान लीजिए एक दिन में पहले एक चीज मंगाओ, थोड़ी देर के बाद याद आया दूसरा मंगाना है, कोई दूसरी चीज मंगाओ, तो अब आपकी जो डिलीवरी कॉस्ट है, शिपिंग चार्जेस है, वो कितनी बार लगेंगे? 2 बार लगेंगे, क्योंकि आपने 2 बार दिया। अगर दोनों सामान एक बार मंगा लेते फिर एक बार लगता। तो यहां पर थोड़ा थोड़ा मंगाने में आपकी शिपिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या लगेगी? ज्यादा, क्योंकि आप बार बार मंगाओगे, बार बार मंगाने में कॉस्ट तो ज्यादा आएगी। लेकिन आपने कहा थोड़ा थोड़ा नहीं, हम तो
ढेर सारा मंगाएंगे, ढेर सारा, ज्यादा ज्यादा मंगाएंगे। अगर आप बहुत सारा मंगा लो तो कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी, थोड़ा ये तो बता दो। इतना ज्यादा मंगाओगे कहीं कोने में तो पटक नहीं सकते, कोना तो छोटा ही है। एक अलग से स्टोर लोगे, उसका किराया, उसका बिजली पानी बिल आएगा, फिर सिक्योरिटी गार्ड खड़े करोगे, ज्यादा मंगाने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए। अगर पैसे नहीं है तो बैंक से लोन लोगे, इंटरेस्ट लगेगा। इतना ज्यादा सामान छोड़ भी नहीं सकते, इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा, कल को आग वाग लग जाए तो क्लेम मिल जाए, तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी आपको देना पड़ेगा। ये आपको कॉस्ट ज्यादा लगेगी, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। ऐसा क्यों? एक बार में जब ज्यादा मंगा लिया तो बार बार थोड़ी मंगाएंगे, अब तो कम बार मंगाएंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। इसमें भी दिक्कत है, इसमें भी दिक्कत है। हम कहते हैं ना थोड़ा मंगाओ ना ढेर सारा मंगाओ, ईओक्यू के जितना मंगाओ, और ईओक्यू से ये दोनों कॉस्ट कम आती है, ईओक्यू से दोनों कॉस्ट कम आती है। तो जैसे मेरा सवाल था 36 लाख कितना मंगाए, किसी ने कहा 3 लाख, किसी ने 3.5 लाख, किसी ने कम, किसी ने ज्यादा। परफेक्ट आंसर है, अगर आपको 36 लाख चाहिए तो आप ईओक्यू जितना मंगाए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मंगाए। ऐसा करने से आपकी दोनों कॉस्ट कम आएंगी, कैरिंग भी और ऑर्डरिंग भी। अब ईओक्यू कितना, उसके लिए फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको सिखा देंगे, उससे आप निकाल के बता सकते हो। इफ रिक्वायरमेंट इज 36 लाख तो एक बार में कितना। तो बड़ा प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, रियल लाइफ में डेली काम आता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जब रॉ मटेरियल मंगाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इस कॉस्ट के ऊपर हम ध्यान देना चाहेंगे, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट एक बार फिर से बताएं क्या होती है? स्टोर करने की कॉस्ट। इसके 5 एग्जाम्पल होते हैं, 5। आप मेरे को कुछ एग्जाम्पल बताएं इसके। वेयर हाउस, सबसे पहली बात तो मैं बोलना चाहता हूं, वेयर हाउस जगह क्या होती है? फिनिश गुड्स को रखने की। रॉ मटेरियल को हमेशा स्टोर में रहे, गोडाउन में रखते हैं। तो अगर तुम वेयर हाउस बोल रहे हो तो तुम फिनिश गुड्स की कॉस्ट बता रहे हो, हम बात कर रहे हैं रॉ मटेरियल की। तो रॉ मटेरियल की जो पहली कॉस्ट है वो है स्टोर का रेंट, स्टोर का बिजली का बिल, स्टोर के बाहर जो चौकीदार बैठा है उसकी सैलरी। बट ये 3 एग्जाम्पल नहीं, ये एक ही है, इसको बोलते हैं स्टोरेज कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट का पहला एग्जाम्पल है स्टोरेज कॉस्ट। टोटल 5 एग्जाम्पल होते हैं इसके। दूसरा बताओ, कोई ऐसी कॉस्ट जो कैरी करने में लगती है, इन्वेंट्री को उठा के रखने में लगती है? नहीं, लेबर कोई पकड़ के थोड़ी खड़ा रहेगा सामान, मतलब आपने एक बंदे को दिया चल इसको पकड़ के रख एक 2 महीने तक, ऐसे नहीं होगा ना, नहीं। दूसरी कॉस्ट होती है इंश्योरेंस। अगर आपके पास कम सामान है वो तो 1-2 दिन में निपट जाएगा, उसका क्या इंश्योरेंस कराओगे? और इतना ज्यादा 5-6 महीने चलेगा, फिर क्या कराओगे? इंश्योरेंस, क्योंकि डर लगता ना कहीं चोरी हो जाए, कहीं आग लग जाए। तो इंश्योरेंस प्रीमियम इज ऑल्सो कैरिंग कॉस्ट। 2 एग्जाम्पल हो गए। तीसरा बताओ, इंटरेस्ट। अगर ज्यादा सामान कैरी करते हो, पैसे कहां से लाओगे? लोन पे क्या दोगे? इंटरेस्ट, वो भी कैरिंग कॉस्ट है। चौथा, ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस क्या होता है? आउटडेटेड। जैसे मान लो एक कंपनी पहले हुआ करती थी HMT, एक कंपनी हुआ करती थी कोडैक फिल्म जो रील बनाती थी, उसने 6-6 महीने का स्टॉक इकट्ठा कर रखा था। अचानक से वो कैमरे चलने बंद हो गए, फिर डिजिटल कैमरा आ गया, तो उसका मटेरियल तो खराब हो गया होगा सारा। तो ऑब्सोलेंस, इसका भी डर है कि प्रोडक्ट आपका आउट ऑफ फैशन हो सकता है, रॉ मटेरियल आउट ऑफ फैशन हो सकता है। और लास्ट होता है पिलफरेज। पिलफरेज का मतलब छोटी मोटी चोरी। जब इतना सारा सामान होता है स्टोर में, तो जो अंदर लोग काम करते हैं एक आध पीस जेब में रख के ले जाते हैं, पता ही नहीं चलता, इतने में चोरी थोड़ी पकड़ी जाएगी। लेकिन अगर कम सामान होता है तो पकड़ी जाती है। तो कैरिंग कॉस्ट मतलब सामान को उठा के रखने में जो खर्चे, जो नुकसान होते हैं। 5 एग्जाम्पल हो गए। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? स्टोरेज, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, ऑब्सोलेंस, पिलफरेज, दैट्स ऑल। ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी कि ऑर्डर देने और ऑर्डर लेने की कॉस्ट, इस कॉल ऑर्डरिंग कॉस्ट। कोई एग्जाम्पल बताओ इसका। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जिसको आप फ्रेट इनवर्ट भी बोल सकते हो, शिपिंग चार्ज भी बोल सकते हो, डिलीवरी भी बोल सकते हो। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया इसका। दूसरा,
लोडिंग अनलोडिंग, जब सामान आएगा तो उसको उतारना फिर रखना, इनमें जो पैसे लगते हैं। शेल्फ स्टॉकिंग, ये भी ऑर्डरिंग कॉस्ट है एक तरह से। और बताएं, फ्रेट तो हो गया ना, ट्रांसपोर्टेशन। हैंडलिंग कॉस्ट, लोडिंग अनलोडिंग को ही हैंडलिंग बोलते हैं। लोडिंग अनलोडिंग इज कॉल्ड हैंडलिंग। और बताएं, एक मैं बताता हूं, ऑर्डर करने की कॉस्ट। एग्जाम्पल के लिए समझना जरा, आप लोगों को स्विगी से, जोमेटो से या अमेजोन से कोई ऑर्डर प्लेस करना है, तो अब ऑर्डर कैसे प्लेस करोगे? फोन लोगे अपना, उसमें लाइट जलाओगे फोन की, लाइट मतलब कोई टच करोगे तो लाइट आ जाएगी, फिर उसको स्क्रॉल करके ऐप आएगा, ऐप पे टैप करोगे और जो वो कहेगा जो आपने मंगाना है वो ऑर्डर प्लेस कर दोगे। अभी तक आपकी कोई कॉस्ट लगी? इस समय तक नहीं लगी। ये आपका इंप्रेशन है। कॉस्ट तो लगती है, कॉस्ट तो लगती है, आपको एहसास नहीं होता। वो कैसे? जैसे मैं इसको पूछता हूं भाई, जैसे जब तुम ऑर्डर प्लेस करते हो अमेजोन को, स्विगी को, तो तुम्हारा इंटरनेट खर्चा नहीं लगता? बगैर इंटरनेट के फोन तो मेरे ख्याल किसी का काम नहीं करता, तो वो कॉस्ट नहीं लग रही तुम्हारी। असल में लगती है, लेकिन तुमको एहसास नहीं होता। क्यों? क्यों एहसास नहीं होता? क्योंकि तुम ये सोचते हो मैंने इसमें जो नेट लगाया वो तो किसी और काम के लिए लगाया है। समझ रहे हो मेरी बात? सर्फिंग करने के लिए, गूगल पे सर्च करने के लिए, वीडियो देखने के लिए। तो ये तो एक छोटा सा काम है, इसमें ऑर्डर तो प्लेस किया है, लेकिन बगैर नेट के क्या वो चल जाएगा क्या? नहीं। अब बड़ी कंपनी के अंदर आते हैं, एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करते हैं। अब परचेज डिपार्टमेंट है, उसको ऑर्डर देना है, तो क्या वो अपना फोन जेब से निकालेगा फिर ऑर्डर देगा? नहीं। वो कहेगा मैं क्यों निकालूं, मैं क्यों अपना फोन इस्तेमाल करूं कंपनी के लिए? कंपनी मेरे को दे क्या रही है? सिर्फ सैलरी तो दे रही है। तो अब कंपनी में कई तरह के लोग होते हैं। एक होता है थोड़ा बुजुर्ग किस्म का परचेज मैनेजर, वो कह रहा है ऑर्डर देना है, खुद जाते हैं दुकान वाले के पास, बैठ कर आएंगे, चाय पी के आएंगे, थोड़ा टाइम पास करेंगे, मेल जोल बढ़ेगा, अब निकल जाता है। अब वहां जाके उसको ऑर्डर लिखवा कर आता है, फिर कंपनी में वाउचर देता है, आने जाने का किराया, टैक्सी का, ऑटो का, बस का। बताओ पैसे लगे ऑर्डर देने में? नहीं लगे। ऑर्डर देने बकायदा पैसे लगे। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, जाके देकर आना। फिर एक परचेज मैनेजर थोड़ी उससे कम उम्र का होता है, मिडिल एज टाइप। ये तो वो था जो रिटायर होने वाला है, उससे कम उम्र का। वो कहता है जी ऑर्डर फोन से ही दे देते हैं। अब फोन कह रहा अपना तो नहीं इस्तेमाल करूंगा, कंपनी को कहता है यहां पे आप लैंडलाइन लगाओ, ऑफिस का फोन, या मेरे को ऑफिस का इंस्ट्रूमेंट दो, मैं उससे ऑर्डर दिया करूंगा। अब बताओ पैसे तो उसमें लगेंगे। एक उससे थोड़ा यंग, वो कह रहा है क्या फोन पे बात करनी, उनके मुंह लगना, सीधा मेल करो। तो उसको क्या चाहिए? सिस्टम, इंटरनेट, और वो भी हाई स्पीड इंटरनेट। तो देखो ऑर्डर देने में पैसे लग तो रहे हैं, और आप कहते हो पैसे नहीं लगते। असल में आपके इसलिए नहीं लग रहे क्योंकि आपके फोन में ऑलरेडी इंटरनेट है और कामों के लिए, उस और कामों के चलते ये भी हो जाता है, तो आपको फील नहीं होता। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनी में सिर्फ इस काम के लिए खर्चे लगते हैं। इस ऑर्डर देने के लिए ही हाई स्पीड इंटरनेट लिया जाता है, इस ऑर्डर देने के लिए ही टेलीफोन लगवाए जाते हैं, ऑर्डर देने के लिए उसको किराया दिया जाता है। तो पहली ऑर्डर की कॉस्ट हुई कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर। उसके बाद डिलीवरी, शिपिंग चार्जेस, हैंडलिंग कॉस्ट, और लास्ट है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होता है? आपने अमेजोन से कुछ मंगाया, तो जैसे ही आपको लगता है आज ऑर्डर आ रहा है, उसने लिखा अब निकल चुका है वेयर हाउस से, आउट फॉर डिलीवरी, बस आप बेचैन से हो जाते हो कब आए कब आए। जैसी डोरबेल बजती है, फटाफट पैसे दिए, पैकेट लिया, उसको खोला, आप देखना चाह रहे हो जो मैंने ऑर्डर दिया था वो चीज कैसी है, और मान लो आपने देखी फोटो कुछ और, आया कुछ और, फिर क्या करते हो? रिटर्न करते हो। अब बड़ी बड़ी कंपनी में जहां 36 लाख केजी आपने एक बार में 3 लाख मंगाया, तो आपको क्या लगता है? मालिक भी इतना एक्साइटेड खड़ा रहेगा ट्रक आने पर? ट्रक आए, सामान आए, मैं खोल के देखूं, नहीं तो फिर रिटर्न रिक्वेस्ट डालूं। बताओ वो ऐसा करता होगा? नहीं। लेकिन चेक करना उसके लिए जरूरी है, क्योंकि अगर खराब सामान आ गया
बनाने वाली लेबर अनस्किल्ड होती है, इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती। अब खराब इनपुट से जब प्रोडक्शन होगा तो खराब बनेगा, बाजार में खराब जाएगा, नाम खराब होगा। तो आपको ये तो अश्योर करना पड़ेगा ना कि सामान ठीक है। तो मालिक खुद नहीं खड़ा होगा, अब वो क्या करेगा, इंस्पेक्शन के लिए कुछ लोगों को रखेगा, भैया सामान आएगा, इंस्पेक्ट करके अंदर भिजवाना है, जो खराब हो उसको इसी ट्रक में रीलोड करा के वापस भिजवा देना। बताओ पैसे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? लगेंगे। जैसे आप अपने अंडर एक असिस्टेंट रख लो, कोई नौकर टाइप रख लो, भाई जब मेरा कोई सामान आए तो पहले तू चेक करा कर, अगर ठीक हो तो मेरे को दे दे, वरना तू वापसी कर दे। तो उस लड़के को कुछ तो आप दोगे। तो ये क्या है, इंस्पेक्शन कॉस्ट। तो ऑर्डर देने में आपके क्या क्या खर्चे लग रहे हैं? एक तो ऑर्डर देने की कॉस्ट, एक ऑर्डर को रिसीव करने की कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट, एक इंस्पेक्शन कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट के कितने एग्जांपल हुए? चार। आप थोड़ा थोड़ा मंगा रहे हो, थोड़ा थोड़ा, तो ये कॉस्ट बार बार लगेगी नहीं लगेगी? बार बार ऑर्डर देना, बार बार रिसीव करना, बार बार इंस्पेक्ट करना, बार बार उतारना चढ़ाना ट्रक में, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा हो गई। और एक बार में खूब सारा मंगा लो तो ये कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हम आपको कहते हैं एक तरीका हमारे पास है, ईओक्यू जितना मंगाओ जिससे दोनों कॉस्ट कम से कम आएगी। और ये क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, उससे क्वांटिटी आ जाती है, फिर आपको प्रूफ करके भी दिखा देंगे। ठीक, तो कॉन्सेप्ट आपने लिखा ईओक्यू, लिखें दिस कॉन्सेप्ट relates to purchase of raw material inventory. This concept relates to purchase of raw material inventory. EOQ means how much quantity should be purchased at one point of time. How much quantity should be purchased at one point of time. Next line में we should produce that much quantity at which total inventory related cost is minimum. Total inventory related cost is minimum. नेक्स्ट में लिखिए टोटल इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट। फर्स्ट, कैरिंग कॉस्ट, ऑब्लिक होल्डिंग कॉस्ट, cost incurred in carrying the inventory. Cost incurred in carrying the inventory, like first, storage cost, ब्रैकेट्स में लिखें, स्टोरेज का साथ ब्रैकेट में लिखें, गोडाउन रेंट, कॉमा, स्टोर कीपर सैलरी, कॉमा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस,
नेक्स्ट लिखें इसके बाद सेकंड, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर इन्वेंट्री। थर्ड लिखें, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ इन्वेंट्री, फॉर परचेज ऑफ इन्वेंट्री। नेक्स्ट लिखें, ऑप्सोलेंस, ऑप्सोलेंस, ऑप्सोलेंस का मतलब हुआ आउटडेटेड या आउट ऑफ फैशन। और लास्ट पिलफ्रेज, पिलफ्रेज का मतलब होता है स्मॉल थेफ्ट, पिलफ्रेज स्मॉल थेफ्ट। तो कैरिंग कॉस्ट कितनी तरह की हो गई? 5 तरह की, 5 तरह की कैरिंग कॉस्ट। इसके बाद लिखें ऑर्डरिंग कॉस्ट, cost incurred, cost incurred in placing the order and receipt of goods, and receipt of goods. Like cost of placing the order, cost of placing the order, ब्रैकेट्स में लिखें कन्वेंस एक्सपेंस, टेलीफोन कॉल, इंटरनेट एक्सपेंस। नेक्स्ट लिखें डिलीवरी चार्जेस ऑब्लिक शिपिंग चार्जेस, ऑब्लिक शिपिंग चार्जेस। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन, नेक्स्ट हैंडलिंग कॉस्ट, ब्रैकेट्स में लिख दो लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग। अब ईओक्यू का फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। फॉर्मूला है 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, टू इंटू एनुअल डिमांड इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। इस कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम को शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग सीसी पूपा, सीसी कैरिंग कॉस्ट, पूपा इज पर यूनिट पर एनम।
ठीक है जी, क्लियर है बात ये। तो आज हम इसमें इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे फिर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक।